ओके, तो हम शुरू करेंगे 11th बायोलॉजी से, जिसका पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और जिसके 4 चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सारे हम एक-एक करके डिटेल में लेंगे। सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो काम की बातें दे रखी है, पहले की बायोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? बायोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर आप लाइफ फॉर्म्स बोले तो लिविंग फॉर्म बोले तो जिंदा जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको जो प्रोसेसेस जिंदा रखते हैं दैट इज योर लिविंग प्रोसेसेस उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक? अब इसके अंदर ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया? लेमार्क ने दिया और ट्रीवेरानस ने दिया। ये डायरेक्टली है नहीं, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम हो गए। इस पूरे पैराग्राफ में यही बातें दी गई है कि धरती पे बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बहुत सारे नंबर में मिलेंगे, बहुत सारे टाइप में मिलेंगे और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी होता है। ये कैसे न कैसे हमको कहीं न कहीं हेल्प करेंगे। तो आप इनको क्लासिफ़ाई कैसे करोगे, आप इनका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, आप इनका नामकरण कैसे करते हैं, किस-किस कैटेगरी में आप इनको क्लासिफ़ाई करते हो। क्लासिफ़िकेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, बोले तो अगर मैं अलग हूँ किसी जानवर से तो क्यों अलग हूँ? मेरे को अगर सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया और प्लांट को अगर सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया, कोई न कोई क्राइटेरिया होगा आपका ऑफ कोर्स, वो क्या-क्या है? और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दे रखी है, वो है ये वाली कि धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब कहीं ना कहीं सिमिलर है, चाहे सिमिलैरिटीज किसी में कम हो सकती है, 2 ऑर्गेनिज्म में किन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म में ज्यादा हो सकती है, पर वो सिमिलैरिटीज है जरूर। उसकी डिग्री वेरी कर सकती है कि मैं और आप के अंदर 10 सिमिलैरिटी है और मेरे में और किसी और जानवर में 2 ही सिमिलैरिटी है, लेकिन सिमिलैरिटीज हमेशा होगी। इट कैन वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स। तो एक तो ये बात जान लीजिएगा इसमें और एक ये वाली बात का ध्यान रखेंगे, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी यूनिट जब बायोलॉजी में शुरू होता है तो उसमें शुरुआत के अंदर एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो है अर्नेस्ट मायर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इनसे क्वेश्चन आ रखा है कि इनको हम 20th सेंचुरी का डार्विन बोलते हैं, ठीक? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। वो क्या होता है वो हम आगे आते आते पढ़ेंगे। एक और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है कि इनको कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला है, दैट इज बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज। ये मिला 83 में, ये वाला मिला 94 के अंदर और ये मिला 1999 के अंदर। तो ये अगर आप याद कर सको ये वाला डेटा, और इनको हम लोग बोलते हैं अर्नेस्ट मायर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये वाली चीज तो बोले तो मैंने साइड में लिख के रख दिया। ये सारी चीजें ये आपको याद करनी पड़ेगी। पहले इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। दूसरा इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला जिसमें क्रेफूड प्राइज आता है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी आता है और तुम्हारा बाल्जन प्राइज आता है। 83, 94 और 99 के अंदर दिए गए हैं, ठीक? ये याद कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड शुरू करने से पहले एक 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हमको याद करनी है। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। जूलॉजी के भी वही है एरिस्टोटल और बॉटनी के थोड़े से अलग आ गए, दैट इज थियोप्रेस्टस। याद हो तो बढ़िया है क्योंकि ये साइंटिस्ट बार-बार आते रहेंगे, ठीक? अब हम शुरू करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है? अगर इस पूरे पैराग्राफ को आप देखोगे तो इसमें यही दे रखा है कि अगर आप धरती को देखते हो, धरती बहुत बढ़िया है। धरती के अंदर आपको बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अलग-अलग नंबर में मिलेंगे, अलग-अलग टाइप के मिलेंगे और वो हर जगह मिलेंगे। कोई सी भी हैबिटेट देख लो, चाहे आप कोल्ड जगह देखो, डेसिडस फॉरेस्ट देखो, ओशियन देखो, फ्रेश वाटर देखो, लेक, डेजर्ट, जहाँ-जहाँ देखोगे आप वहाँ-वहाँ पे मिलेंगे और तरह-तरह के मिलेंगे, ठीक है? इनके अंदर कहीं न कहीं किसी-किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, किसी-किसी में कोऑपरेशन, आराम से मन बना के बैठे होंगे साथ में, कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन हो रहा है, 2 लोग आपस में लड़ रहे होंगे, कहीं 2 लोग आराम से चिल मार के बैठे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो फिर शुरुआत में तो यही दे रखा है, कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ना ऐसा असर्शन और रीज़न बन सकता है, ठीक? अब सबसे पहले आता है व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ लिविंग, ठीक है? ये बोल रहा है कि आप लिविंग किसको बोलोगे? आपके हिसाब से लिविंग कौन है? ठीक है? आप बोलते हो कि एक लिविंग बंदा है, एक नॉन लिविंग बंदा है, ठीक है? जो भी है, लिविंग है कौन? क्या कोई ना कोई फीचर है उसके? क्या उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है? उसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने शुरुआत के इस पैराग्राफ के अंदर दे रखे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़्म के कुछ यूनिक फीचर होते हैं। यूनिक फीचर उसमें कौन-कौन से आते हैं? पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये सारे पॉइंट्स मैंने साइड में लिख दिए क्योंकि ये इस पैराग्राफ में डाला हुआ है तो थोड़ा याद होना मुश्किल हो जाता है, तो हम साइड में लिख देते हैं, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ठीक? पहला हो गया ग्रोथ, फिर हो गया रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। आपको पता लग रहा है कि आपके आसपास में हो क्या रहा है और फिर पता लगने के बाद हम कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल्फ रेप्लिकेशन चल रहा है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है अंदर, इंटरेक्शन बोले तो अंदर के मॉलिक्यूल्स या सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा इमर्जेंस। इमर्जेंस मैं बताऊंगी आपको, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के नाम से आती है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? कौन कौन से? टोटल 9 यूनिक फीचर्स दे रखे हैं। Growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable response, metabolism, self replication, self organization, interaction and emergence, ठीक है? ये कुछ यूनिक फीचर्स है, इनको ऐसे कैसे रटना पड़ेगा
पूछ सकते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक फीचर, या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से ये 3 जो है ये आप मिस कर दोगे क्योंकि ये बहुत अलग से लग रहे हैं, ठीक है? बच्चों का ध्यान यूजुअली जाता नहीं है, इसीलिए मैंने साइड में 9 लिख दिए हैं, ठीक? अब सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे और जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है वो है ग्रोथ, ठीक है? इन्होंने बोला ग्रोथ एग्जैक्टली है क्या? ग्रोथ जो है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बता रखा है कि या तो कहीं न कहीं चीज़ें नंबर में ग्रो कर रही है, ठीक है? जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 3, या फिर मास में इंक्रीज़ कर रही है, बोले तो साइज़ उसका बढ़ गया है। इन दोनों में से अगर कुछ भी हो रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो चीज़ में ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ 2 तरीके की हो सकती है, या तो अंदर से या फिर बाहर से। मैं आपको पहले 2 प्रॉपर्टीज़ का नाम बताऊँगी, एक होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी और दूसरी मैं आगे जाऊँगी तब बताऊँगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये दोनों शब्द आएँगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जी जो लिविंग में होती है, जो नॉन लिविंग में भी हो सकती है और इन दोनों बातों का आपको एक्सेप्शन भी मिल सकता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो लिविंग में मिलेगी, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी और इन दोनों बातों का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? इसका मतलब फंडामेंटल में आपको एक्सेप्शन मिलता है और डिफाइनिंग के अंदर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलता। तो ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बोले तो ये आपको एक्सेप्शन देके जाएगी, ठीक है? अभी मैं बताऊँगी कैसे, आगे समझ में जाते हैं, ठीक? अब इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म हो, दोनों सेल डिवाइड करते हैं उनके अंदर और वो ग्रो करते हैं उसकी वजह से, ठीक है? अब इन्होंने बोल रखा है कि कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं। पर्टिकुलर एज की बात करेंगे तो एनिमल्स बोल देंगे। प्लांट्स की बात करें तो वो ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है इनडिटरमिनेट व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आप प्लांट ग्रोथ वाले के अंदर शब्द सुनेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है काफ़ी सारी जगह पे और इसीलिए वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटीन्यूअसली ग्रो करता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो है इनडिटरमिनेट है, ठीक? एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, हमारी ग्रोथ जो होती है सर्टेन एज तक ही होती है, ठीक? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी अगर ग्रो करना है तो वो सेल डिवीजन से ही करते हैं, ठीक है? अगर आप कोई इन विट्रो कल्चर देखते हैं, इन विट्रो कल्चर बोले तो कोई भी माइक्रोबियल कल्चर है जो आप ग्रो करवा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रो कर रहा है? उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालो और उसके नंबर का जो सेल है उसका नंबर काउंट कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ग्रो करा। मान लो 1 बैक्टीरिया था, ठीक है? आपने उसको खाना-वाना दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो वो 1 से 2 हो जाएँगे, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएँगे। तो आप नंबर काउंट करेंगे तो आपको पता लग गया ना कि भाई साहब उसने ग्रो कर लिया या उसने उसका सेल डिवाइड कर गया, करेक्ट? वहीं पे यहाँ पे एक बहुत बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, वो बात ये है कि अगर आप हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हो, मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उनके अंदर जो ग्रोथ आती है या फिर जो रिप्रोडक्शन आता है, वो दोनों अलग-अलग इवेंट होते हैं। बोले तो ग्रोथ इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। अभी अगर एक एनिमल ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साथ में रिप्रोड्यूस भी करेगा। रिप्रोडक्शन एक अलग फिनोमिना है, ग्रोथ एक अलग फिनोमिना है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों फिनोमिना म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। मैं अभी बताऊँगी आगे-आगे कि क्या है, क्या बोल रहा है ये एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रखा है कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है? लेकिन वो बाहर से ग्रो करते हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जैसे मिट्टी के टीले हैं, वो मिट्टी के टीलों पे मिट्टी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब दैट इज़ इंक्रीज़िंग इन मास। इसका मतलब ग्रोथ आपको नॉन लिविंग के अंदर भी दिख रही है। तो अगर नॉन लिविंग के अंदर दिखती है, ठीक है? हमने अभी क्या बोला, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो लिविंग में मिलेगी और जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलेगी। इसका मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो नॉन लिविंग में मिल रही है, करेक्ट ना? इसीलिए मैंने शुरू में लिख रखा था कि ग्रोथ जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी मिल रही है। चाहे एक्सटर्नल ग्रोथ मिल रही है पर मिल तो रही है ना, करेक्ट? अगर हम हमारी बात करें, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हमारी ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, मतलब हमारे अंदर इंटरनल ग्रोथ होगी। और नॉन लिविंग जैसे माउंटेन हो गया, बोल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, इनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इसीलिए ग्रोथ को हम कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं लेते, ठीक? ये समझ में आया? ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। 2 तरीके की, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल हमारे अंदर, एक्सटर्नल नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है? अगर आपको कोई माइक्रोबियल कल्चर का काउंट करना है कि ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दो, नंबर काउंट कर लो, सेल का पता लग जाएगा, ठीक है? प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है और हमारे अंदर डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ज़िंदगी भर ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है? और जो तुम्हारे हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मेजॉरिटी उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक? अगले प्रॉपर्टी,
अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बेटा जी वो भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिप्रोडक्शन की बात करी है, जिसके अंदर वो जिस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पे शुरुआत में उन्होंने बोल रखी है कि हम लोग कुछ बच्चे पैदा करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जो मोर और लेस अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। इन्होंने सिमिलर बोला है, इसका मतलब वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन आगे इसका मतलब ये यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं ऊपर, लेकिन उन्होंने पैराग्राफ में नीचे एग्जाम्पल जो दिए वो एसेक्सुअल के भी दिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूरे पैराग्राफ में क्या रामायण लिख रखी है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो फंजाई के अंदर बनते हैं, मिलियन में बन सकते हैं, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। ये सारे टर्म्स आप लोग सुनकर आए हो, 10th के अंदर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो फंजाई के अंदर, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में मिलेगा, ये मैं आपको समझाऊंगी प्लांट किंगडम के अंदर। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्शन हो, दोनों एग्जैक्टली सेम बात ही है। अगर एक ही सेल है, मान लो एक अमीबा है, ठीक है, और ये ऐसे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस करके दो हो जाता है, ठीक है, तो नंबर के अंदर इंक्रीज हुए, नंबर के अंदर इंक्रीज हुए इसका मतलब ग्रोथ हुई है, करेक्ट। और एक से दो हो गए इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी हुआ है, इसका मतलब अमीबा चाहे रिप्रोड्यूस करवा लो चाहे ग्रोथ करा लो, एक ही बात हो गई। इसका मतलब अमीबा के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ में चल रहा है, क्योंकि हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव ही होता है। यू कैन नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट कि क्या ग्रोथ है और क्या रिप्रोडक्शन है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी कैसी प्रॉपर्टी हुई, फंडामेंटल हुई। कैसे हुई ये मैं आपको देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, रिप्रोडक्शन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती तो हमेशा लिविंग में होता और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता, और इन दोनों बातों का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है म्यूल, ठीक है, म्यूल खच्चर गधे और घोड़े का मिक्सचर है तुम्हारे, ठीक है, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। एक्सेप्शन मिला ना, तो कैसी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल। स्टेराइल वर्कर भी मधुमक्खी के अंदर की फैमिली के अंदर आपको वर्कर बीज मिलते हैं, वो भी है, ठीक है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो ये दोनों एक्सेप्शन में आए, और जहां एक्सेप्शन वहां पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसका मतलब तुम्हारा रिप्रोडक्शन भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, फंडामेंटल। अगली प्रॉपर्टी आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रही है वो सारी मेटाबॉलिज्म होती है, और इनको आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ही बोलोगे। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब दो चीजें जुड़ गई और एक बड़ी चीज बना दी, वो हो गया एनाबॉलिज्म, और एक बड़ी चीज जो है वो कट गई और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो हो गया कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती आ रही है, ठीक। अब अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म सबके अंदर मिल रहा है, आप किसी को भी देख लो, प्लांट को देख लो, एनिमल को देख लो, फंजाई माइक्रोब, जिसको भी देखोगे सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही है, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ऐसे तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर भी दिखा सकते हैं बिना सेल के, लेकिन फिर हम उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन ही बोलेंगे, उसको आप लिविंग रिएक्शन बोल दोगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं होगा। तो ऐसी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग थिंग नहीं होती, वो लिविंग रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब एक मेटाबॉलिज्म आप शब्द तभी इस्तेमाल करोगे जब वो किसी सेल के अंदर हो रहा है। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती है तो उसको मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म होने के लिए आपको सेल की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कैसी प्रॉपर्टी हुई, डिफाइनिंग। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट लिविंग, इसका मतलब आपको जिंदा होने के लिए सेल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा प्रॉपर्टी हुआ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। अगली जो प्रॉपर्टी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप पता लगा पाते हो कि आपकी सराउंडिंग के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, और वो पता लगाने के बाद में आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स भी जनरेट कर पा रहे हो। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, सब कुछ आप देख पाते हो, सुन पाते हो, महसूस कर पाते हो ड्यू टू योर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स आपको मदद करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है ये पता लगाने में। तो एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट, इसके अगेंस्ट हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे आप प्रोकैरियोट्स की बात करो चाहे आप यूकैरियोट्स की बात करो, सब अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, और जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके प्लांट हो गए या एनिमल हो गए, ठीक है, उसके अंदर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, उनके लिए फोटो पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोटो पीरियड मतलब कितने समय के लिए लाइट मिल रही है, तो कितने समय के लिए लाइट मिल रही है, ये एक फोटो पीरियोडिज्म है। फोटो पीरियोडिज्म किसी भी सीजनल ब्रीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कितने ड्यूरेशन या कितने पीरियड की लाइट उसको मिलेगी, उसी के हिसाब से वो उस अपने पर्टिकुलर सीजन के अंदर ब्रीडिंग करता है, ठीक। अब
अगली प्रॉपर्टी जो है दैट इज योर सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है ये ह्यूमन बींग्स की ही प्रॉपर्टी है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती। इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही है। सिर्फ ह्यूमन बींग में क्यों होती है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और हमारे अंदर सबसे बढ़िया लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हम हमारे बारे में अवेयर है कि हमारे साथ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर दे रखा है कि पेशेंट है जो कोमा के अंदर है, ठीक है? तो वो कॉन्शियस तो है, कोमा वाला बंदा कोमा से निकल के आ जाएगा कभी भी, ठीक है? इसका मतलब वो उसको पता है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, या फिर वो कोई ना कोई स्टिमुलस को पकड़ पा रहा है और रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा है। जैसे उसको दवाई दी, उसकी बॉडी में हमने दवाई डाल दी, दवाई एक केमिकल है, मतलब एक केमिकल स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिखाया और आज वो 7 8 9 10 महीने बाद में वापस निकल के आया। मतलब बॉडी कॉन्शियस तो है, बस वो खुद के बारे में अवेयर नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो ऐसा कोमा वाला जो बंदा है, ही इज कॉन्शियस बट ही इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं ऑर्गन का जो कोऑर्डिनेशन था वो गायब हो गया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में काफी इग्नोर्ड पैराग्राफ है, यहाँ से अभी एज सच कोई बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर बात दे रखी है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज की। इसको ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है। ये ऐसे बोल रहा है कि मान लो एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है? पर्टिकुलर सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। वो प्रॉपर्टीज कब आई है? जब उसके सेल ऑर्गेनल्स ने इंटरेक्ट किया होगा। मतलब बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स के इंटरेक्शन से कुछ प्रॉपर्टी आई और वो प्रॉपर्टी आपको सेल को मिली, करेक्ट ना? तो जो प्रॉपर्टी सेल में है वो सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक लेवल पे जाके इमर्ज हुई है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनिल्स। वैसे ही बहुत सारे सेल की जो प्रॉपर्टी है वो टिश्यू में मिलेगी। टिश्यू में जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो अकेले सेल में नहीं मिलती। मतलब हर लेवल पे प्रॉपर्टीज इमर्ज होती जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन हो जाता है पर्टिकुलर चीजों का। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनल्स के इंटरेक्शन से बना तुम्हारा सेल का फंक्शन, सेल के इंटरेक्शन से बना तुम्हारा टिश्यू का फंक्शन, और टिश्यू के इंटरेक्शन से बना तुम्हारा ऑर्गन का इंटरेक्शन। इसका मतलब हर लेवल पे प्रॉपर्टीज इमर्ज होती जाती है। यही बोल रहा है, ये ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मतलब सेल इंटरेक्ट करेंगे तो टिश्यूज की प्रॉपर्टीज बनेगी, टिश्यूज इंटरेक्ट करेंगे तो ऑर्गन की प्रॉपर्टीज बनेगी। इसका मतलब ये इंटरेक्शन की वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अराइज होती है हर हायर लेवल पे। इतना समझ में आया? ठीक। आगे जो बातें दे रखी है वो ये दे रखी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। ठीक है, और बायोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? धरती पे जिंदगी जो है उसकी जो स्टडी है उसी को आप बायोलॉजी बोलते हो। और ये लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अभी है, जो थे या जो आने वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। सबका जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं कॉमन होगा। वेरिएशन होंगे अलग अलग डिग्री के, हो सकता है मेरे में और किसी और ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आगे आने वाले कोई नए ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, पर सिमिलैरिटीज हमेशा मिलेगी, चाहे किसी भी लेवल पे मिलती हो। ये जो हमने पढ़ा अभी तक वो था पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़ा सा घुमा के बन सकता है, मतलब लैंग्वेज में वो आपको ट्रिक कर सकता है। दिस पार्ट हैज बीन करेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी एज सच। ठीक, अब जो आता है दैट इज पार्ट 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पार्ट 2 हम लोग सेकेंड वीडियो के अंदर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।